हमने अभी तक अपने स्ट्रिंग थ्योरी के इस कोर्स में पॉलीकॉब एक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी तक हमने पॉलीकॉब एक्शन से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं वो डिराइव नहीं की हैं और ना ही उनको सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में हम इस जर्नी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये करने से पहले हमें एक चीज़ करनी है जिसको हम कहते हैं गेज फिक्सिंग। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि पॉलीकॉब एक्शन में जो एक्शन था, पहले वो लिखते हैं। हमने देखा था कि इसमें एक फील्ड थी जो कि है मैट्रिक टेंसर, यानी कि जी। ठीक है, हमने ये देखा था कि हमने जब जी की इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमें जो रिज़ल्ट मिला था उस इक्वेशन को सॉल्व करने से वो ये था कि जी ए बी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एच ए बी डिवाइडेड बाय जी सी डी एच सी डी, वेयर एच इज़ दिस पुल बैक मैट्रिक, या फिर जिसको मैंने इंड्यूस्ड मैट्रिक भी कहा था। सो एच ए बी इज़ दिस थिंग। इसको मैंने कभी कभी यूँ लिखता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी इसको यूँ भी लिखा करूँगा शॉर्ट हैंड रोटेशन के लिए। फिर हमने ये देखा था कि इस इक्वेशन से जो कि जी के लिए लिखी हुई है, इससे हम जी को सॉल्व नहीं कर सकते। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जी की कि जिससे ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, हमने ये देखा था कि अगर हम ये डिफ़ाइन करें कि सपोज़ करो एक फंक्शन है फाई का, यानी कि सिग्मा का मतलब है कि इसमें टाउ और सिग्मा दोनों आ जाते हैं, जिसको मैं डिफ़ाइन करूँ इस तरीके से जी सी डी और एच सी डी डिवाइडेड बाई 2। तो हमने ये देखा था कि जो जी ए बी है ये है दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एच ए बी, लेकिन ये फंक्शन क्या है ये हमें नहीं पता। तो ये एक तरह से गेज फ्रीडम की तरह की बात है। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो इस फंक्शन की जो एक चॉइस होगी वो दरअसल एक गेज फिक्सिंग की तरह बात होगी। ठीक है, तो अब इस फंक्शन की चॉइस क्या होनी चाहिए? हम जब मैट्रिक टेंसर हमारी किसी भी थ्योरी के अंदर हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस थ्योरी को आसान से आसान बनाने के लिए उस मैट्रिक टेंसर को जो है वो फ्लैट किया जाए किसी तरीके से। तो फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम की, 2 डायमेंशनल वर्ल्ड शीट की, उसके ऊपर मैट्रिक ये मौजूद है। तो हम चाहेंगे कि ये जो मैट्रिक है ये किसी तरीके से फ्लैट लॉरेंजियन मैट्रिक हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या ये हो सकता है? हम देखेंगे कि इसका आंसर है यस, लेकिन किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उससे पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें याद करने की ज़रूरत है कि जो पॉलीकॉब एक्शन है उसके पास दो डिफरेंट तरह की सिमेट्रीज मौजूद हैं। तो एक तो है रीपैरामीटराइजेशन सिमेट्री, मैं इसे रिमाइंडर के तौर पे दोबारा लिखूँगा। रीपैरामीटराइजेशन सिमेट्री ये है कि चूँकि हमें यह पता है कि जो वर्ल्ड शीट है उसके ऊपर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने टाउ और सिग्मा कहा हुआ है। टाउ और सिग्मा, जिनको मैं कभी कभी सिग्मा 0 और सिग्मा 1 भी लिखता हूँ। सिग्मा 0 का मतलब है टाउ और सिग्मा 1 का मतलब है सिग्मा। तो हमने ये देखा था कि अगर आप सिग्मा 0 और सिग्मा 1 को कोई नए कोऑर्डिनेट्स से रिप्लेस कर दो तो जो पॉलीकॉब एक्शन है वो चेंज नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रीपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंस। दूसरी बात, यानी कि ये पहली प्रॉपर्टी है, और दूसरी जो सिमेट्री थी पॉलीकॉब एक्शन में वो थी वाइल सिमेट्री या फिर वाइल इनवेरिएंस। और वो इन्वेरिएंस क्या थी? वो इन्वेरिएंस ये है कि अगर आप मैट्रिक टेंसर को लो सिर्फ और उसको एक पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन से मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब है कि ऐसा फंक्शन कि किसी भी वैल्यू सिग्मा का मतलब है कि टाउ और सिग्मा दोनों, उसके लिए ये क्या कहते हैं नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनेट है, राइट। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम वाइल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स इफेक्ट नहीं होता, एक्स म्यू इफेक्ट नहीं होते। तो वाइल इन्वेरिएंस ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर पॉलीकॉब एक्शन जो है वो इन्वेरिएंट रहता है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि रीपैरामीटराइजेशन इन्वेरिएंस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 2 डायमेंशनल मैट्रिक जो है, जो कि जब मैं सिग्मा लिखूँ उसका मतलब है कि टाउ और सिग्मा दोनों। ठीक है, तो अगर इस पर डिपेंडेंट है तो इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं 0 0, और ये सारे के सारे टाउ और सिग्मा पर डिपेंडेंट है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ वो 0 1 1 0 और 1 1। लेकिन हमें यह पता है कि कोई भी मैट्रिक टेंसर जो है वो सिमेट्रिक होता है, जिसका मतलब ये है कि इसके ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है,
तो मैं इफ़ेक्टिवली इसको भी लिख सकता हूँ 0 1, क्योंकि ये ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक टेंसर है इसमें 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। अब हमें ये पता है कि अगर आप रीपैरामीटराइजेशन करो तो होता ये है कि जो मैट्रिक टेंसर है वो चेंज होता है, और जो स्टैंडर्ड नोटेशन, उसकी जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। तो वो कुछ यूँ होगा, मैं इन्वर्स मैट्रिक की बात करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। तो जी प्राइम का मतलब है ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक, न्यू मैट्रिक। तो वो होगा सिग्मा ए न्यू, ये टिल्डा का मतलब है न्यू, यानी कि नए वाले जो सिग्मा है, पुराने वाले नहीं, बी, और ये जो सी और डी हैं ये नए समेशन वेरिएबल्स हैं, सी डी। ठीक है, तो ये टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नया इन्वर्स मैट्रिक है ये कुछ इस तरह होना चाहिए, माइनस ई टू द पावर सम फंक्शन ऑफ टॉ एंड सिग्मा 0 0 दिस। अब इस फॉर्म को चूज़ करने की वजह क्या है? पहली बात तो ये है कि ई टू द पावर एक फंक्शन लिखने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन होगा ये पॉजिटिव डेफिनेट है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स जो हैं वो पॉजिटिव डेफिनेट होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं या ज़ीरो नहीं होते हैं। मैं रियल एक्सपोनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ। तो उससे होगा ये कि ये जो मैट्रिक है ये बन जाएगा कुछ इस तरह, -1 0 0 1, जो कि है ई टू द पावर, सॉरी यहाँ पे मुझे माइनस लिखना चाहिए था, माइनस फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता क्योंकि एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, लेकिन मैं किसी वजह से इस तरह लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, जो कि है एक फ्लैट 2 डायमेंशनल लोरेंजियन मैट्रिक। ठीक है, सो क्या हम ये कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं ये, क्योंकि हमारे पास 2 रीपैरामीटराइजेशनल वेरिएंट्स, 2 रीपैरामीटराइजेशंस हैं। उनको यूज़ करके हम ये कर सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट है इसको ज़ीरो कर दिया जाए, और ये वाला कंपोनेंट है इसको ज़ीरो कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ ये इम्पोज कर सकते हैं कि जो नया वाला मैट्रिक है, यानी कि जी प्राइम, उसका जो 0 1 कंपोनेंट है, 0 1 कंपोनेंट, जो कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0 C 1 D, और पुराना वाला मैट्रिक जो भी हो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो भी हो ये 0 होना चाहिए। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाती है जो हमें बताती है कि कौन सी रीपैरामीटराइजेशन करनी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। इसी तरीके से जो 1 0 वाला कंपोनेंट है उसके लिए भी सेम इक्वेशन लिखी जा सकती है, लेकिन वो इक्वेशन डिफरेंट नहीं होगी क्योंकि वो ये जो मैट्रिक है वो सिमेट्रिक होता है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो नया वाला 0 0 कंपोनेंट है उसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है अब हमें ये बताएगी कि हमें ये चाहिए कि जो नया वाला कंपोनेंट है वो होना चाहिए ये -e टू द पावर माइनस लैम्डा आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ सिग्मा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे, तो ये होगा, इसको यहाँ लिखना चाहिए माइनस समथिंग लाइक दिस, और यही आप लिख सकते हो इसके लिए, सॉरी 1 1 अगेन। सो ये है इस तरह से। तो आप एक ऐसी रीपैरामीटराइजेशन ढूंढ सकते हो जो कि इन 3 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो उससे रीपैरामीटराइजेशन जो है, यानी कि पैरामीटराइजेशन एक तरह से फिक्स हो जाएगी। मैं अभी क्यों कह रहा हूँ एक तरह से फिक्स हो जाएगी वो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन आप ये कर सकते हो, आप इस मैट्रिक को इस फॉर्म के अंदर ला सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैट्रिक टेंसर होगा, इन्वर्स मैट्रिक टेंसर, अब मैं प्राइम हटा रहा हूँ क्योंकि अब यही हमारा मैट्रिक टेंसर होगा पैरामीटराइजेशन फिक्स करने के बाद। वो होगा कुछ इस तरह से कि e टू द पावर माइनस लैम्डा सिग्मा इनटू दिस थिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब इन्वर्स मैट्रिक के बजाय मैट्रिक पर आ जाऊँ तो वो होगा इस तरह से दिस थिंग। सो मैंने इसमें एक्सपोनेंशियल के अंदर माइनस इसलिए डाला हुआ था क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैट्रिक है या ना कि इन्वर्स मैट्रिक, वहाँ पे ये वाला e टू द पावर समथिंग फैक्टर आए। ओके,
अब इस चॉइस ऑफ मैट्रिक को हम कहते हैं कन्फॉर्मल गेज। राइट, अब हमने देख लिया कि हमारा जो मैट्रिक है वो अभी तक ऐसा हुआ है कि वो प्रोपोर्शनल है उस मैट्रिक के जो कि क्या कहते हैं फ्लैट मैट्रिक है टू डायमेंशनल वर्ल्डशीट के ऊपर, लेकिन अभी भी वो इक्वल नहीं है उसके। लेकिन ये बहुत आसान है इंश्योर करना कि ये इक्वल हो उसके, क्योंकि हमारे पास वाइल इन्वेरिएंस मौजूद है। सो अब अगर मैं एक जो मैट्रिक हमारा है जो कि इक्वल है इस चीज़ के, उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ इस तरीके से कि कोई भी पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन हो, राइट। लेकिन अगर एक फंक्शन पॉजिटिव डेफिनेट है ये, तो इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ सम फंक्शन के तौर पे लिखा जा सकता है हमेशा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव डेफिनेट है। तो सपोज करते हैं कि ये कोई फंक्शन है फाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक है हमारा वो बन जाएगा, नया मैट्रिक जो है वो है ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये। लेकिन फाई ऑफ सिग्मा जो है, यानी कि जो ये फंक्शन है, ये अभी हमने चूज़ करना है। और बहुत आराम से हम देख सकते हैं कि अगर हम फाई ऑफ सिग्मा को नेगेटिव ऑफ लैम्डा ऑफ सिग्मा चूज़ कर लें, यानी कि फाई ऑफ सिग्मा को अगर हम नेगेटिव ऑफ लैम्डा ऑफ सिग्मा चूज़ कर लें, तो जो मैट्रिक है हमारा वो एग्जैक्टली बन जाता है फ्लैट मैट्रिक, ठीक है। तो अब हमने गेज फिक्सिंग कर दी है मैट्रिक की, ठीक है। लेकिन क्या ये टोटल कहानी है? वेल नो। तो अगर आपको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर आपने जो पढ़ी थी, या अगर आपने वो भी ना पढ़ी हो, तो आपने अगर वो सिर्फ वही पढ़ी हो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि जो वेक्टर पोटेंशियल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है गेज ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, और जो स्केलर पोटेंशियल है वो भी ट्रांसफॉर्म होता है। यानी कि पोटेंशियल जो होता है फोर पोटेंशियल, वो ट्रांसफॉर्म होता है गेज ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। हम गेज फिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन होता ये है कि वहाँ पे भी कुछ रेजिजुअल गेज ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, यानी कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस कि आपने जो गेज फिक्सिंग कंडीशन रखी है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे केस में जो गेज फिक्सिंग कंडीशन है वो ये है, ये गेज फिक्सिंग कंडीशन है हमारी। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी ये होता था कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो कि गेज फिक्सिंग कंडीशन जो होती है, गेज फिक्सिंग कंडीशन इसको वायलेट नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो पैरामीटराइजेशन है वो भी टोटली फिक्स नहीं हुई है हमारे केस में। हमारे केस में भी ऐसा होगा कि ऐसी पैरामीटराइजेशंस हैं जो कि इस गेज फिक्सिंग कंडीशन को वायलेट नहीं करती, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशंस फिर भी हैं नॉन ट्रिवियल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस अगर कोई होंगी तो वो किस तरह की होनी चाहिए? तो गेज फिक्सिंग कंडीशन क्या है? गेज फिक्सिंग कंडीशन ये है गेज फिक्सिंग कंडीशन ये है कि ई जी जो है इट शुड बी सम पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दी क्या कहना चाहिए, ये मल्टीप्लाइड बाय द फ्लैट मैट्रिक। लेकिन सपोज करो कि अगर ऐसी कोई गेज ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटराइजेशंस मौजूद हैं, यानी कि सिग्मा ए से वो जाती हैं, यानी कि रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा को सिग्मा टिल्डा से, यानी कि रीपैरामीटराइजेशन ऐसी कोई एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से जो मैट्रिक टेंसर है इट चेंजेस लाइक समथिंग लाइक दिस, दैट यू हैव सम पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक। अब देखो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि ये वाइल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। वाइल ट्रांसफॉर्मेशन रीपैरामीटराइजेशंस की वजह से नहीं होती है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई रीपैरामीटराइजेशन है जिसके अंडर मैट्रिक के ऊपर इस तरह का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वाइल ट्रांसफॉर्मेशन में हम सिर्फ मैट्रिक के साथ एक पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। उसमें रीपैरामीटराइजेशन का कोई काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये रीपैरामीटराइजेशंस की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी रीपैरामीटराइजेशन जो हो जो कि मैट्रिक को इस तरह से चेंज करती हो, उनको हम कहते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सपोज करो कि हमने एक पैरामीटराइजेशन फिक्स कर ली थी जो कि इक्वल थी सम पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दी फ्लैट मैट्रिक, ठीक है। तो फिर हम अब अगर ये रीपैरामीटराइजेशन करते हैं ये वाली, तो इससे क्या होगा कि ये जो जी था ये बन जाएगा
जो ओल्ड जी है जो कि ये था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, तो इसको हमेशा हमें ई टू द पावर सम फंक्शन ऑफ सिग्मा के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इस सब को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर फाई सिग्मा प्लस लैम्डा सिग्मा, बट ये खुद भी ई टू द पावर सम पॉजिटिव डेफिनेट ई टू द पावर सम फंक्शन ऑफ सिग्मा है, ठीक है। सो इसको हम नया नाम दे देते हैं लैम्डा टिल्डा, ठीक है। तो हुआ ये है कि ये जो मैट्रिक है ये बन गया है इस तरीके से। तो मैट्रिक टेंसर अभी भी इसके इक्वल है, तो गेज फिक्सिंग कंडीशन जो है वो वायलेट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि गेज फिक्सिंग कंडीशन को वायलेट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी रीपैरामीटराइजेशन ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने मैट्रिक टेंसर को फिक्स कर लिया है अप टू कन्फॉर्मल, हमने रीपैरामीटराइजेशन को फिक्स कर लिया है अप टू कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। और इसलिए हम देखेंगे कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलीकॉफ एक्शन की, तो पॉलीकॉफ एक्शन में अगर आप ये रखो कि मैट्रिक टेंसर जो है, तो हमने यहाँ पे ऊपर देखो कि हमने यहाँ पे मैट्रिक टेंसर को इक्वल कर लिया था फ्लैट मैट्रिक के। तो अगर आप ये मैट्रिक पे रखो पॉलीकॉफ एक्शन में, तब भी आप कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो, और उससे जो भी ये पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन आएगा फ्लैट मैट्रिक के साथ, आप उसको हटा सकते हो यूजिंग अ वाइल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वाइल ट्रांसफॉर्मेशन आप जितनी मर्जी दफ़ा कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलीकॉफ एक्शन है इट्स इनवेरिएंट अंडर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलोड बाय अ वाइल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको इसलिए हम आप कह सकते हो कि वाइल जो पॉलीकॉफ एक्शन है इट्स अ कन्फॉर्मली इनवेरिएंट एक्शन, क्योंकि इसकी एक और सिमेट्री है जो कि वाइल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि ख़त्म कर देती है उस चीज़ का क्या कहते हैं उसको इफेक्ट जो कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से आया था। अगर आप सिर्फ पॉलीकॉफ एक्शन की बात करो, बल्कि ये ज़रूरी बात है, अगर आप पॉलीकॉफ एक्शन की सिर्फ बात करो तो वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस इटसेल्फ में इनवेरिएंट है, ठीक है। लेकिन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद मैट्रिक टेंसर जो है वो फ्लैट नहीं रहेगा, ठीक है। उसको फ्लैट बनाने के लिए आपको एक वाइल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो जो पॉलीकॉफ एक्शन है जो कि एक्शन है बोसोनिक स्ट्रिंग्स का, मैंने अभी बात नहीं की इसकी, बल्कि कर दी है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया अभी तक। तो आप ये कह सकते हो कि जो बोसोनिक स्ट्रिंग थियरी है इट्स अ कन्फॉर्मली इन्वेरिएंट थियरी, या फिर आप इसको कह सकते हो कि इट्स अ कन्फॉर्मल फील्ड थियरी, ठीक है। कन्फॉर्मल फील्ड थियरी के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ, उसकी मैं ज़्यादा बात इस वीडियो में नहीं, इस सीरीज़ में नहीं करूँगा, लेकिन जब भी मुझे किसी रिज़ल्ट को रेफर करना होगा मैं अपनी किसी वीडियो की बात कर दूँगा कि आप इस वीडियो में जाके देख लें, ओके। सो हमने अभी तक किया ये है कि हमने मैट्रिक टेंसर को फिक्स कर लिया है कि वो इक्वल है इस फ्लैट मैट्रिक ऑन दी वर्ल्ड शीट के, ठीक है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज करना कदरे आसान हो जाता है। हम ब्रेन्स के ऊपर इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको याद हो मेरी पिछली वीडियो से कि जब मैंने पी ब्रेन का एक्शन लिखा था, तो उसमें आपको याद होगा कि एक नॉन ज़ीरो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आया था, और उसकी वजह से मैंने ये कहा था कि वाइल सिमेट्री जो है वो इसकी एक पी ब्रेन्स का एक्शन है उसकी कोई सिमेट्री नहीं है वाइल इनवेरिएंस, राइट, उस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वजह से। इसका मतलब ये है कि एक पी ब्रेन के ऊपर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, यानी कि आप मैट्रिक को बिल्कुल क्या कहते हैं बिल्कुल फ्लैट नहीं बना सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। इतना आसान नहीं है, यानी कि इस प्रोसीजर से नहीं बना सकते, एटलीस्ट ये कह सकता हूँ मैं। तो इसलिए डी ब्रेन्स को या फिर ब्रेन्स इन जनरल को क्वांटाइज करना नहायत मुश्किल काम है। उसकी और भी रीज़न है, सिर्फ ये एक वाहिद रीज़न नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ब्रेन्स को क्वांटाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। खैर मुझे भी क्वांटाइजेशन की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रिंग्स की क्वांटाइजेशन की बात भी नहीं कर रहा। एनीवे, तो हमने अभी तक ये किया है कि हमने मैट्रिक टेंसर को फ्लैट कर दिया है 2 डायमेंशनल वर्ल्ड शीट के ऊपर, जो कि स्ट्रिंग्स की वर्ल्ड शीट है। तो अब अगर ये हमारा मैट्रिक है, तो वाइल जो पॉलीकॉफ एक्शन है वो क्या है? पॉलीकॉफ एक्शन है -t/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -g आता था, लेकिन अब जो g है वो है ये -1001। तो इसका डिटर्मिनेंट यानी कि GAB, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? वेल वो है -1, तो उसका नेगेटिव है 1, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी है 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, अभी कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे पास अब आएगा ये और ये, इस तरह से, बस इस तरह से लिख लो, क्योंकि मैट्रिक टेंसर लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लिखना चाहो तो आप यूँ लिख सकते हो, लेकिन हमें पता है कि वो फ्लैट है तो इतनी ज़रूरी नहीं है लिखना,
ठीक है, इसको कभी कभी हम यूँ भी लिखेंगे -t/2 डॉट इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट से बाज ये होगा कि जब डॉट है तो उसका मतलब है कि दो एज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह यहाँ पर हुए हुए हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि मैं इसको ज़रा फाइनल फॉर्म में लिखूँ, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको ये ज़्यादातर बुक्स में दिखेगा। तो जो पॉलीएकोव एक्शन है उसको लिखने के लिए मैं एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करूँगा, और वो है कि t = 1/2 पाई अल्फ़ा प्राइम। हालांकि आपको लग रहा होगा शायद कि ये सिर्फ एक वेरिएबल चेंज है और t को मैं एक और चीज़ की टर्म्स में लिख रहा हूँ, जो कि नई चीज़ जो है वो है अल्फ़ा प्राइम। लेकिन अल्फ़ा प्राइम जो है ये एक इंतहाई ज़रूरी कांस्टेंट है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। हम देखेंगे कि इसकी सॉरी इंपॉर्टेंस है क्या, लेकिन अभी मैं जो पॉलीएकोव एक्शन है इसको यूँ लिख सकता हूँ कि इट्स -4 पाई अल्फ़ा प्राइम, बिकॉज t/2 था। राइट,